मोदी जी के कार्यकाल में 60% से ज्यादा हो गई हैं, बढ़ गई हैं। As far as higher education enrollment statistics are concerned, अध्यक्ष जी, 91 लाख एडिशनल स्टूडेंट्स अब हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स में एनरोल करते हैं, जिसमें से 50 लाख महिला स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं। और हाँ, एससी स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट तो 44% हो गई है। एससी स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 65% हो गई है। अध्यक्ष जी, ये विस्तार केवल अफसरों का विस्तार नहीं है, ये सामाजिक न्याय का विस्तार है। लेकिन मोदी सरकार ने रिफॉर्म्स को केवल इंस्टीट्यूशंस तक सीमित नहीं रखा, डिजिटाइज कर यह सुनिश्चित कर दिया कि दीक्षा के माध्यम से एजुकेशन हर बच्चे के मोबाइल फोन तक पहुंच जाए। ईट पाठशाला के माध्यम से पूरी की पूरी लाइब्रेरी अब बच्चों की हथेली में है। CUET जैसा एडमिशन प्रोसेस के लिए एग्जामिनेशन लाकर एडमिशन प्रोसेस को और ज्यादा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बना दिया। और NEP 2020 में भारत की एजुकेशन सिस्टम को रिजिड स्ट्रीम से मुक्त कर दिया गया है। यदि कोई स्टूडेंट बायोलॉजी के साथ साथ म्यूजिक पढ़ना चाहता है तो उसको अब अपनी प्रतिभा में किसी एक सब्जेक्ट का चयन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि प्रतिभा ना परिस्थितियों की अधीन होनी चाहिए और ना ही एजुकेशन स्ट्रीम्स की मोहताज। अध्यक्ष जी, जब अफसरों का विस्तार होता है तो उसके साथ साथ उन अफसरों की निष्पक्षता भी सुनिश्चित करनी अनिवार्य है। ये अमेंडमेंट बिल 2026 का यही सुनिश्चित करता है। अध्यक्ष जी, इस सदन में पिछले 2 वर्षों से मैंने देखा है कि बहस तथ्यों पर होनी चाहिए, बहस नैरेटिव पे नहीं होनी चाहिए, बहस प्रमाणों पर होनी चाहिए, बहस पूर्वाग्रह पर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को, सबसे पहली बात तो बेल सरकार नहीं, इस देश का कोर्ट देता है और लोकतंत्र में जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस के साथी और विपक्ष के कुछ साथी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पेपर लीक की समस्या, एग्जाम कॉम्प्रोमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। अध्यक्ष जी, मीडिया की रिपोर्टों का अगर हम सच माने तो विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं और पिछले जब 1 दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। अध्यक्ष जी, एम्स पीजी एग्जामिनेशन 2006, ICAI CPT examination 2007, CLAT 2009, Railway Recruitment Board examination 2009, AIEEE 2011, SSC CGL examination 2013, ये सारी की सारी पेपर लीक तब थी जब विपक्षी दल सत्ता में था, यानी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी। अब मैं राज्यों के कुछ आंकड़े आपको देना चाहूंगी। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो रीट, आरपीएससी, सीनियर टीचर रिक्रूटमेंट, पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट, फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट, सीएचएमओ रिक्रूटमेंट एग्जाम्स लीक हुए। टीएमसी की जब सरकार थी, पश्चिम बंगाल में टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने 27,753 अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करा गया, क्योंकि उन्होंने उसमें फ्रॉड और मैनिपुलेशन पाया। यही नहीं, जब बीआरएस की
सरकार थी तेलंगाना में तो टीएसपीएससी पेपर का लीक हुआ। उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी तो पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट पेपर लीक हुआ। तब तो सॉल्वर गैंग्स और ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम फ्रॉड के गैंग्स वहां ऑपरेट करते थे। और हाल ही में पंजाब में, ये तो इसी साल की बात कर रही हूं, फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में तो हाई टेक यानी ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर उस पेपर को कॉम्प्रोमाइज करना गया। पर मैं पूछना चाहती हूं, इससे पहले कि विपक्ष मुझ पर यह इल्जाम लगाए दैट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट अबाउटरी, दिस इज नॉट अबाउट व्हाट अबाउटरी बट आई एम कॉलिंग आउट द ऑपोजिशन ऑन इट्स सिलेक्टिव आउटरीच। मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष से कि अगर ये सिद्धांत की लड़ाई है तो सिद्धांत सरकार देख के बदल कैसे जाता है। मैं पूछना चाहती हूं कि अभी खड़े होकर इन्होंने तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करी, क्या माननीय गौरव गोगोई जी ने अभी तक पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है या नहीं? यही बात नहीं है अध्यक्ष जी, एक सिंगल प्रोफेशनल टेस्टिंग एजेंसी की मांग पिछले 30 साल से इस देश में पेंडिंग थी। 1986 की जो नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन की, उसका जब प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया तब ये मांग उभर कर आई। इसको आईआईटी डायरेक्टर्स कमेटी ने 2010 में रीइटरेट करा, इसे दोहराया, लेकिन ये मांग इसको अनदेखा कर दिया कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने। क्यों? क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश के युवा का भविष्य कसौटी पर नहीं उखड़ रहा था। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश के युवा का भविष्य उसकी बलि दी जा रही थी। ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई तो 2017 में एनटीए का गठन हुआ। अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. But while Narendra Modi provided an anti-paper leak law, a very robust law, which today is being even more formidable, all that the opposition did was chase political opportunism. अध्यक्ष जी, फर्क साफ है, फर्क केवल सरकार का नहीं, फर्क सोच का भी है। यूपीए का मंत्र है डिले, डिफ्लेक्ट एंड डिनाई, मोदी का मंत्र है डिटेक्ट, डिसाइड एंड डिलीवर। इनका ये रवैया देख के अध्यक्ष जी कवि दुष्यंत की 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। अध्यक्ष जी, अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बात राजनीति की नहीं है, बात इस देश के युवाओं की है। और इस देश के युवाओं का भविष्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा या दल की डिफरेंसेस से ऊपर है। और इसीलिए मैं यहां से, इस सदन के पटल से हर प्रकार के एग्जामिनेशन माफिया को चेताना चाहूंगी कि आप इस सदन के संकल्प से बड़े नहीं हैं। और आज आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगी विपक्ष के साथियों से और सदन के एक एक सदस्य से कि सर्वसम्मति से आज इस संशोधन को पारित करिए। अब ना कोई पेपर बिकेगा, ना किसी का सपना झुकेगा। जो युवाओं के भविष्य को लूटेगा वो सलाखों के पीछे रहेगा। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अखिलेश यादव जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं।
मैं अपने साथी माननीय सदस्य गौरव गोगोई जी के से सहमत हूं। बहुत सारे महत्वपूर्ण उन्होंने बिंदु उठाए और ऐसा अध्यक्ष महोदय आंदोलन किसी ने नहीं देखा जिस आंदोलन में नई पीढ़ी के लोग, कम उम्र के लोग निकल करके आ गए और जो नारे दिए गए। ये सरकार पिछले कई वर्षों से नकारात्मक प्रचार पर टिकी हुई थी, नकारात्मक राजनीति करती थी और न जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए होंगे सरकार ने नकारात्मक राजनीति के लिए। लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके मनोबल को और उनकी एकता को, और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, अंततः सरकार को झुकना पड़ गया। भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी युवा नौजवानों का जो मांग की है उन्होंने, उन सभी मांगों को सरकार स्वीकार करेगी। और सरकार ये भी स्वीकार कर लिया होगा कि कोई दल मजाक मजाक में बना तो कितनी बड़ा दल बन गया। जो कोई चीज मजाक से शुरू हुई वो कितना सीरियस हो गई, और इतना सीरियस हुई कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक हो गई कि जो उनको धरने पे बैठने दिया। सरकार लोकतांत्रिक थी कि उन्हें धरने पर बैठने दिया। हमने वो भी समय देखा है कि जहां पर धरने पर नहीं बैठने दिया, वर्षों वर्ष लोग बैठे रहे धरने पर, उनकी सुनी नहीं गई। इसी दिल्ली को घेरा था किसानों ने, और सरकार को लगा कि चुनाव आ गया तो सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। जब सरकार घबरा जाती है, डर जाती है, तो सरकार स्वीकार कर लेती है। इसीलिए वो नारा मुझे अक्सर याद आ जाता है कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। जो विषय लाया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल मीन्स एक्ट, सरकार को कम से कम ये बताना चाहिए था कि 2024 में जब ये लेकर के आए थे तो आज 2026 में कैसे पेपर लीक हो गया। और केवल गिनती के 1-2 पेपर लीक नहीं हुए हैं। ये ऐसा आंदोलन रहा जिसमें मां बाप और नई पीढ़ी के लोग सब जुड़ गए। अगर हम ये माने कि 20 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी थी और उनके घर परिवार के सदस्यों को हम उसमें जोड़ दें, दादा दादी, मां बाप और परिवार का कोई सदस्य, तो 5 लोग प्रभावित थे। और 5 गुणा 20, 1 करोड़ लोग नाराज हुए सरकार से। और अक्सर हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग जानते हैं जब कभी आंदोलन करते हैं तो कितनी तैयारी करानी पड़ती है, गाड़ियों का इंतजाम, खाने का इंतजाम और इंतजाम। लेकिन ये पहला आंदोलन देखा कि जिसमें मां बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन ऐसा देखने को मिला है। और केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये, केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये। अगर ये बात गलत है, अगर ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है, तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे। पहला आंदोलन जिसमें मां बाप ने साथ दिया, क्योंकि परीक्षा से कितना दुखी हैं लोग। ये जो परीक्षाएं लीक हुई हैं, कई महीनों पहले ये किताब बना दी थी। और अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? 20 परीक्षाएं लीक हुई अध्यक्ष महोदय, जिसमें कोर्ट तक जाना पड़ा, उसके बाद परीक्षा रद्द हुई है। दरोगा भर्ती का पेपर लीक हो गया,
जूनियर इंजीनियरिंग के भर्ती का पेपर लीक हो गया, ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का पर्चा लीक हो गया, नलकूप चालक भर्ती का यूपी टीईटी का परीक्षा लीक हुआ, और एक बार नहीं हुआ 3 बार पेपर लीक हुआ यूपी टेट का। हाई स्कूल बोर्ड का परीक्षा लीक कर दिया, इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा लीक हुई, इंटरमीडिएट का फिर परीक्षा का लीक हुआ, कई बार हुई, सिपाही भर्ती लीक हुई। आप सोचिए कितनी परीक्षाएं लीक हुई हैं। और नीट परीक्षा कोई पहली बार लीक नहीं हुई, दोबारा लीक हो गई, कानून बनने के बाद लीक हुई। सहायक प्रोफेसर भर्ती लीक है, लेखपाल भर्ती लीक हुई। यूपी जैसे स्टेट जो सबसे बड़ा स्टेट है, जहां से प्रधानमंत्री चुनकर के आते हो, वहां तक पेपर लीक हो जा रहा है। और जो संस्था परीक्षा एग्जामिनेशन करा रही है, वो एनटीए में भी आउटसोर्स कर दिया आपने। हम विपक्ष के लोगों को तो डर ये लगता है अध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी सरकार को आउटसोर्स कर दें। आउटसोर्स सरकार है, जो सबसे विश्वसनीय संस्था है, उसमें आउटसोर्स पे आपने कर्मचारियों को रखा हुआ है। किस बात की जवाबदेही है? यही अकाउंटेबिलिटी है आपकी? कहीं अकाउंटेबिलिटी ये तो नहीं है? आप अकाउंटेबिलिटी को ये कहीं समझ बैठे हो कि अकाउंट को भर दे वो एबिलिटी वाला ही हमें चाहिए? कहीं वो अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है? आप बताइए, एनटीए को आउटसोर्स किया हुआ है आपने। जिस संस्था की जिम्मेदारी है महत्वपूर्ण परीक्षा कराने की, उसमें सब आउटसोर्स। और ये सच कहा कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य ने मांग की है कि वो हम लोगों को पता होना चाहिए आखिरकार कौन लोग थे जो आउटसोर्स होकर के बैठ करके परीक्षा में इस तरह की घोटाला कर रहे थे। आखिरकार जवाबदेही क्या है, किसकी थी? और फिर केवल नीट की परीक्षा की बात करें और परीक्षाओं की बात करें, अगर हम अध्यक्ष महोदय, जब से सरकार बनी है तब से सरकार की कोशिश रही है कि शिक्षा, परीक्षा और यूनिवर्सिटी का ताना बाना पूरा ध्वस्त हो जाए, उसको एक रंगी बना दें हम, उसमें अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग शामिल हो जाएं। ये पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हो रहा है। और फिर शुरुआत कहां से होती है? क्योंकि आप नहीं चाहते कि देश के गरीब लोग पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। सरकार ने सबसे पहले हमला किया प्राइमरी स्कूल पर, और प्राइमरी स्कूल कितने बंद किए हैं आपने? जहां से बच्चे की शिक्षा की यात्रा शुरू होती है। एक गरीब परिवार का बेटा, बच्चे कहां से पढ़ करके निकलते हैं? सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूलों से पढ़ करके निकलते हैं। हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य होंगे, वो उन्हीं प्राथमिक विद्यालयों से पढ़ करके आज इस सदन तक पहुंचे होंगे। आपने सबसे पहले स्कूलों पे हमला किया, और प्राइमरी से लेकर के नौकरी तक पे आपने हमला किया है। युवाओं के भविष्य पर आपने चोट पहुंचाने का काम किया है। और जो प्राइमरी स्कूल जो आपने बंद किए हैं, वो इसीलिए बंद किए हैं आपने कि पिछड़े, दलित और गरीब के वर्ग के परिवारों के बच्चे पढ़ लिख न जाएं। क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं प्राइमरी स्कूल में कौन पढ़ने जा रहा है? सबसे समाज के गरीब परिवार के बच्चे पढ़ करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमला आपने वही किया, और इसीलिए किया क्योंकि नींव पर ही अगर हमला होगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो आंकड़े सरकार के बताए गए हैं, 1 लाख से ज्यादा सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। और अगर ये बात गलत है तो हमें उम्मीद है सरकार इस पर भी जवाब देगी। और अगर हम आंकड़े निकालें तो जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, यूपी में सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं।
और ये सरकार की आंकड़ी हैं कि 7 लाख से ऊपर विद्यालय थे जो अब 6 लाख रह गए हैं। और यूपी में तो सबसे ज्यादा बंद हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 26,386 सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। और केवल प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किए हैं, नौकरी पे भी हमला किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया। तब से नफरत की राजनीति और दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, उन्हें कहीं भी न्याय तक नहीं दिला पाई सरकार। और जब नौकरी की बात आ जाए तो अध्यक्ष महोदय, अग्निवीर भर्ती में भी जो हर साल में कितनी भर्ती होती थी, कभी 80,000 भर्ती हुआ करती थी, अब भर्ती केवल 10,000 हो पा रही है। आखिरकार अध्यक्ष महोदय, सरकार नौजवानों की पढ़ाई और नौकरी पे हमला क्यों कर रही है? और नौकरी पे हमला क्यों हो रहा है? जब आप ये कहते हैं कि हमारे नौजवान हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड बन करके आए हैं, कहीं यही नौजवान हमारी आपदा न बन जाए, इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, अगर शिक्षा अच्छी होगी, परीक्षा सच्ची होगी, तो तरक्की भी पक्की होगी। और ये तरक्की नहीं चाहते हैं, इसीलिए शिक्षा पर और परीक्षा पर हमला कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद देता हूं। और जो बिल लेकर के आए हैं आप, बिल तो 24 में भी लेकर के आए थे आप, जो 24 में बिल लेकर के आए थे, उसके बाद नीट परीक्षा का पेपर लीक क्यों हो गया, ये आप बता देना मंत्री जी। आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? और आपको मंत्री जी का स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको संकट से बचा लिया। और अगर अखिलेश जी तो समाजवादी है, मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है? या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय इन्हें याद आ गई है, तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, कानून से नहीं, नियत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नियत साफ नहीं है। और जिस समय आपकी नियत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं, आज मौका नहीं है, लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। अखिलेश जी बिल पे। और अध्यक्ष महोदय, आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, शिक्षा की रक्षा के लिए जो आंदोलन हुआ है वो हमेशा आंदोलन जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आपका। श्री अभिषेक बनर्जी। थैंक यू सर।
I rise here today to speak on the Public Examination Amendment Bill 2026. We support this bill, but I want to make it very clear in the beginning that just because we support this bill doesn't mean, or the government should expect us to applaud those who set the world on fire because they turn up with a bucket of water. We support this bill and the amendment because no responsible political party अरे चुप कीजिए या तो मैं बोलूं सर या प्लीज तो वो बोले या तो मैं बोलूं चुप कराइए आप इनको बोलिए 2024 में बिल लाके आज अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है। अरे शर्म करो, कीजिए शर्म करो। इसको बंद कराइए सरसा होने दीजिए सरसा Sir, every student deserves the. Sir, every student deserves. बैठिए बैठाइए इसको बैठाइए सर आप देख लीजिए चर्चा कौन चाहता है, सर चर्चा कौन चाहता है कौन नहीं चाहता है। सभी से निवेदन है, सर बिल पे, सभी से निवेदन है, आप सब लोग बैठिए प्लीज। सभी से निवेदन। सर बिल पे चर्चा कौन चाहता है और कौन नहीं चाहता है ये साफ है सर, ये दिख रहा है। Every student deserves the assurance that examinations should be fair. Every parent deserves the confidence that success is determined by hard work, talent and integrity, not by money, influence or organized criminal syndicates. But support for this bill cannot be a substitute for accountability. A stronger law is necessary, yes, but by itself is not sufficient. If examination continues to be compromised by systematic failures, no amendment, however stringent, will restore the faith that million students have lost. That is the question before this August House today, sir. But let me also say this. The bill that is being discussed is not a solution. Rather, this bill is an admission. It is an admission that the NDA and the BJP government have failed. It failed to protect examinations. It failed to protect the students. It failed to protect the merits. And today, after the failure exploded across the country, it wants Parliament to believe that increasing punishment will erase 12 years of incompetence. Well, it will not. This government has mastered one art. Whenever governance fails, they change the law. Whenever administration collapses, they increase punishment. Whenever institutions fail, they announce another committee. But governance is not done by headlines. Governance is measured by outcomes. So what is the outcome? So paper leak after leak, exam cancellation after exam cancellation, student pushed into depression, parents pushed into debt, dreams pushed into uncertainty. So the BJP government calls itself a government of new India. Sir, young India today asks only one question. If this is new India, why do our examination paper leaks with such remarkable consistency? Ask them to be quiet. आप बैठिए। नहीं आप आप इनको पहले बैठिए। नहीं आप इनको आप बैठाइए बैठिए। नहीं आप इनको बैठाइए आप बैठाइए इनको हंगामा करना है तो हंगामा करें। सर यही नहीं चाहते हैं सदन चले। किसी का कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, केवल जो भक्ता है उसका रिकॉर्ड में जा रहा है। प्लीज बी सीटेड। जी प्लीज बी सीटेड टू योर सीट। सर वहां से भी Don't talk. दूसरे ट्रेजरी बेंचेस के जो मेंबर्स चिल्ला रहे हैं, आप उनको भी बोलिए शांति बना के रखिए। आप अपना विषय रखिए, अपना विषय रिकॉर्ड में जा रहा से है। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम लोग चुप रहे और ये लोग प्लीज बी चिल्लाएं। सीटेड। आप बैठिए सब लोग। सर मैं बैठा हुआ। He is disturbing continuously. Don't disturb the they speaker, don't want the please. discussion. Don't disturb the The speaker. treasury benches doesn't want the house to run. They don't want discussion. Those two are going on disturbing. No, you are not allowed to No, speak. sir, you tell them no. Why No. not? If No, they can Mohanji. speak from there, This type of behavior you not cannot good. silence and Not stifle good, the voice Mohanji. of Please sit. opposition. Please sit. You cannot do that. Please sit. No. They are all sitting. They are all Every sitting. member of Please this be house, seated. Please be every seated. member of this
treated equally. Please be seated. You continue, please. Why you are disturbing so much? Sir, if this All new free India, sir, if this is our new India, why do our examination paper leaks with such remarkable consistency is the question I would like to ask, sir. Every year, the government promises a new system. Every year, students get the same old scandal. The names of examinations change, the names of victims change, the names of accused change, but somehow the crime in the government never changes. Sir, every time there is a paper leak, the government reacts as if they were seen as an unforeseen act of God, as though lightning has struck out of a clear sky. But that's not reality, sir. This is not lightning, because lightning strikes once. Paper leaks in today's India has become a pattern. It has become a system. And when the same failure repeats itself year after year, it ceases to be an incident or an accident. It becomes a system. And when a system repeatedly fails, the responsibility lies not only with the students, but with those who are entrusted to govern the country. The government keeps saying, we are the strongest government, we are the most decisive government, we are the most nationalist government. Really? I would like to ask the government, if you are so competent, so efficient, and so strong and decisive, the government is so competent, then why can't it secure a sealed question paper? You say you can monitor satellites, the government say it can track missiles, the government say it can defend cyberspace, yet somehow, sir, confidential examination papers seem to be travel faster than the government can detect them. What does it say about the state of affairs of the current government? And then comes the ultimate irony. A government that speaks tirelessly about national security has in some instances reportedly had to resort to extraordinary security arrangements, including military logistics and helicopters being used of Indian armed forces and Indian air forces to transport examination papers. Think about it, sir. Think about it for a moment. If a question paper requires the level of protection normally reserved for matters of national security, what does that tell us about the examination system? It tells us that the problem is no longer the paper. The problem is government's inability to protect it. Chairman, sir, the youth of India did not ask for helicopters. They asked for honesty. They did not ask for empty slogans. They asked to secure their examinations. They didn't ask for publicity. They asked for fairness. Sir, let us remember what happened in the last 2 months. Lakhs of students in different parts of the country, young boys, girls, everyone came onto the streets. Young boys, young girls, medical aspirants, engineering aspirants, students whose only crime was to ask government the right questions, and those who were believing in merit. Instead of listening to them, what did they receive? The government offered them barricades, danda, police lathi charged, pellets, guns were fired on them, tear gas. This government seems to believe every protest is a conspiracy, every student is an enemy, every question is an anti-national. Let me ask the treasury benches, when students ask for justice, why do you first inflict brutality, or what your first instinct becomes force instead of a dialogue? Why are young Indians treated as a law and order problem instead of stakeholders? History is witness, sir. Sir, let me give you some examples from the past. Sir, in the last 12 years, let me give you a record of all the paper leaks that have taken place in the last 12 years, sir. Sir, CBSE class 12 paper was leaked in 2014, no conviction on record. Sir, 2015-16, CBSE pre-medical entrance paper, there has been 4 instances leaked in 3 separate years, 2015,
2016, 2017. No conviction has taken place so far. 2015-16 again. AIPMT, All India Medical Entrance. Question papers were leaked across 10 states. What is the result? Supreme Court scrapped the exam. No conviction has taken place. No conviction on record. Sir, SSC CGL 2017, CBI investigation was ordered on an alleged paper leak. 0 convictions from that case, and CBI probe is happening to date. To date, there has been no development till now. Army Common Entrance Exam leaked in 2017, CBI investigation ordered, 0 conviction, CBI probe ongoing. So CBSE Class 10, Class 12 Economics, both papers leaked, no conviction so far. 2021, JEE Main, irregularities found, CBI probe ordered, no conviction so far. Sir, 2021, UP TET, CBI investigation ordered, 0 conviction so far. Privatized responsibility, nationalized credit, and socialized failure. Chairman sir, the government has informed Parliament that it doesn't maintain any data on paper leaks. Imagine, it says it doesn't maintain any data on paper leaks. The government knows how many toilets it has built. They know how many bank accounts exist. They can conveniently use Pegasus to spy on opposition members to keep a track of their phones and messages. How many digital transactions happens every second, but it does not know how many examination papers were leaked. And now let us examine the performance, sir. The fact that we are debating this amendment and discussing this amendment today, 2 years after the main bill was brought in the House, is a testament to the fact that the bill was a complete failure, and every 2 years or 1 year, government needs a new amendment. So today, 2 years later, this government itself is bringing amendment because they also realize that the problem persists. If implementation fails, how does increasing the sentence solve the problem? A weaker investigation doesn't become strong because punishment becomes harsher. So young generation today, especially the young India, is smarter than the BJP thinks. Generation Z or the millennials do not believe in every slogan. They ask for it, they ask for outcomes, they ask for accountability. So they ask, if you promise secure examinations in 2024, why are we debating another emergency amendment in 2026? That is the question the government cannot answer. Young Indians today don't fear competition, they fear corruption. They don't fear merit, they fear manipulation. They don't fear examinations, they fear the system. And when young people stop trusting the system, democracy itself becomes weaker. So students are not asking for sympathy, they're asking for certainty. They're asking for one simple guarantee. If I study honestly for 2 years, let not somebody buy my future overnight. Is that too much to ask for, sir? The BJP constantly tell the young Indians, be patriotic. Let me say this today. The highest form of patriotism is protecting merit. When you ask someone to be patriotic, the highest form of patriotism is to protect the merit. The highest form of nationalism is ensuring that a daughter of a farmer or a son of a daily wage earner gets on equal terms with a son of a crony capitalist or a crony billionaire friend. That is nationalism, that is patriotism. Today, we support this bill, because this amendment, because students deserve every possible protection. But we refuse to allow this government to convert legislation into a certificate of innocence. This bill cannot wash away 12 years of incompetence and failure. It cannot erase cancelled examinations. It cannot erase broken dreams. It cannot erase the humiliation faced by lakhs of young Indians. And it certainly cannot erase
the images of students who came seeking justice and were met with barricades and pellet guns instead of love and compassion. Governments are not remembered by the speeches they made, the speeches they make. They are remembered by the generation they leave behind. The government promised Amrit Kal. Instead, millions of students today has experienced anxiety Kal. They promised opportunity, but the students received uncertainty. They promised merit, but they delivered manipulation. They promised confidence, but what the students inherited is fear. Young India will remember who stood with them today. Young India will also remember who questioned them. And young India will remember who tries to suppress their voice instead of protecting their dreams. Supporting this bill doesn't absolve the government, but until this government understands that accountability begins at the top, not at the bottom, the future of India's students will remain vulnerable. And finally, sir, let me expose the biggest contradiction of this government. अभी 2 दिन पहले इंस्टाग्राम में प्रधानमंत्री जी का वीडियो आया, वहां पे उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की चर्चा की. Sir, the government proudly inaugurated the very first hearing of the so-called fast track court in the NEET paper leak case. They have been telling the country that this amendment will ensure speedy justice through special courts and time-bound trials. But what happened on day one? Kal ki baat hai, sir. The special judge had to adjourn the hearing because no one appeared on behalf of CBI till 10:45 a.m. in the morning to oppose the bail application of the accused. This is the truth of BJP government, sir. Sir, on television, they promise fast-track justice. Inside the courtroom, they cannot even ensure the presence of their own lawyer. If the prosecution itself doesn't show up on the very first day, what confidence should India's student have in this government's promise of speedy justice, sir? Is the question I would like to ask the treasury benches. Sir, this is exactly our objection to this bill. The problem is not merely the law. The problem is the government's capacity and government's intention to implement it. You can create 10 fast-track courts. But if the investigating agency is absent, if the prosecution is unprepared, if the accountability is missing, then justice continues to be delayed. I'm finishing just 20 more seconds. The youth of India are not asking for bigger headlines. They are asking for better governance, sir. They are not asking for another amendment. They are asking for government that takes their future seriously. Okay. A government that cannot ensure the presence of its own lawyer in the very first hearing of the country's biggest examination scam has no moral authority to lecture India's students about discipline and accountability. Accountability must begin with the government itself. The dreams of India's youth cannot be built on fear. They can only be built on fairness, transparency and trust. अन्याय की नींव पर भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता है, sir. Thank you. This will be my appeal to the government. Thank you. Thank you. Honorable Member Sri Dayanidhi Maranji. Sir, vanakkam sir. Varga Tamil. At this moment, I'd like to start my discussion saying that enough is enough. Ban NEET, abolish NEET. Sir, till now in India, 107 people, students, children have committed suicide because of the competitive exams. Out of the 107, 93 students are specifically related to NEET examinations. Sir, in 2026 alone, this year, nearly 14 students have committed suicide because of NEET.